इंडिया गठबंधन का नेता ममता बनर्जी को बनाए जाने की पैरवी अब लालू यादव ने भी कर दी है। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस को जताने से नहीं हो, ममता को दो। गांधी परिवार के सबसे बड़े पैरोकार रहे लालू यादव ने भी ममता बनर्जी को कमान देने की बात कह दी है। टीएमसी लालू के बयान को आगे कर रही है तो कांग्रेस हमलावर है। यदि एक व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को टक्कर दे सकता है, वो है ममता बंदोपाध्याय। ये टीएमसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की से क्षेत्रीय पार्टी बने गए और सिर्फ बंगाल में सीमित है। 2025 के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अभी से ही सीटों को लेकर दबाव बनाना शुरू किया है। ऐसे में लालू का ममता को समर्थन इसका जवाब भी हो सकता है। इससे पहले शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट विपक्षी नेतृत्व के लिए ममता के नाम की पैरवी कर चुके हैं। अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक हमलावर है। आज प्रियंका गांधी एक काले रंग का बैग लेकर संसद पहुंची। जैसे ही प्रियंका गांधी संसद पहुंची, सबकी नजर उनके इस बैग पर थी। लेकिन जब मीडिया ने प्रियंका से बात की तो वो सदन की कार्रवाई न चलने को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधती नजर आई। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है। ये बहस नहीं करना चाहते हैं। जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तब से सदन का माहौल अदानी के मुद्दे पर गर्म है। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। अदानी को लेकर पहले सिर्फ राहुल गांधी हमलावर दिखते थे, लेकिन जब से प्रियंका गांधी सांसद बनी है, तब से अदानी को लेकर उनके भी तेवर काफी तल्ख हैं। दिल्ली चुनाव से पहले नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। केजरीवाल घर पर ऑटो वालों से मिले तो राहुल गांधी किराना की दुकान में जाकर बैठे। चलो ये आ गया। और दुकान पर बैठकर सामान दे रहे राहुल गांधी का यह अंदाज पहली बार दिखा। दिल्ली में अलग अलग तबके से लोगों से मिल रहे राहुल दिल्ली के भोगल में किराना स्टोर में पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। दिल्ली में ऑटो चालकों को केजरीवाल ने अपने घर बुलाया था, जिसके बाद आज दोपहर एक ऑटो वाले के घर खाना खाने भी पहुंचे। केजरीवाल ने फिर से सरकार बनने पर हर ऑटो वाले को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया है। ताहिर हुसैन इस वक्त जेल में बंद है। आज सुबह ताहिर हुसैन की पत्नी शमा और बेटा शादाब ओवैसी से मिलने उनके घर पहुंचे। ओवैसी ने उनके पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। ताहिर हुसैन को AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। जेल से ही उनको चुनाव लड़वाएंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि उनको उसमें जो है जुडिशियल कस्टडी में ही उनका कैंडिडेसी हो। 2020 के दंगों के आरोप में ताहिर हुसैन अभी भी जेल में बंद हैं। दंगों के नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। उन्हें 5 मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी भी सलाखों के पीछे बंद है। AIMIM अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्ष के 60 सांसदों के दस्तखत किए नोटिस को आज दोपहर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में दे दिया। सारे इंडिया पार्टी, सारे के सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। जो नोटिस अपना गलत काम को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो नोटिस सर्व किए हैं चेयरमैन के खिलाफ, वो शर्मनाक है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति का रवैया पक्षपातपूर्ण दिख रहा है। आप देख ही रहे हैं कि सदन नहीं चल पा रहा है, तो इसके कारण अविश्वास प्रस्ताव वो चेयरमैन के खिलाफ प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए सदन में बहुमत होना जरूरी है, जो कि फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली में संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। 10 जनपद में हुई मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। मुलाकात का सिलसिला करीब 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हिंसा में मारे गए बिलाल, रुमान, अयान और कैफ के परिवार वालों को कांग्रेस के स्थानीय नेता दिल्ली लाए थे।
24 नवंबर को हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल 4 दिसंबर को जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया था। बिहार में 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू करने जा रहे सीएम नीतीश पर लालू यादव ने विवादित टिप्पणी की है। यात्रा पे जा रहे लालू जी, अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश की यात्रा के सवाल पर लालू यादव ने जो कहा वो बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हैं तो उस दल के संस्कार, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद जी को हम लोग समझ रहे थे कि बुजुर्ग हो गए, शरीर से बीमार हैं, अब लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। बिहार में महिलाओं को नीतीश का वोट बैंक माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस यात्रा में महिलाओं को लेकर 225 करोड़ रुपए की बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तेजस्वी इसे खजाने का दुरुपयोग पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अब लालू के महिला विरोधी बयान ने यात्रा का रुख ही मोड़ दिया है। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याई परिवारों पर सियासत एक बार फिर हुई गर्म। बीजेपी ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस अपने देश भेजने की मांग करते हुए जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में मंत्री जावेद राणा पर मामला दर्ज करने की मांग की। डोगरा फ्रंट ने आरोप लगाया कि इन शरणार्थियों के तार कई आतंकी हमलों से जुड़े हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही साफ कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्याओं को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान, कहा बंगाल में बनाएंगे नई बाबरी मस्जिद। मुर्शिदाबाद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद की नींव 6 दिसंबर 2025 में रखी जाएगी और सीएम ममता बनर्जी को इसके लिए निमंत्रण पत्र भी दिया जाएगा। 2025 বলছেন ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং 25 6 ডিসেম্বর এটা উদ্বোধনে শিলান্যাসে তো মুখ্যমন্ত্রী তো প্রায়োরিটি দিয়ে তিনি উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ইনভাইট করা হবে। इधर बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए इसे बाबर की सोच बताया है। हुमायूं कबीर साहब का जो बयान आप बता रहे हैं वो बाबरी सोच से संबंधित ज्यादा है। हुमायूं कबीर का विवादित बयान देने का सिलसिला पुराना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। यूपी के फतेहपुर में अवैध तौर पर बनी नूरी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अगस्त में दिया था नोटिस। 180 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के लिए 5 बुलडोजरों की मदद ली गई। 17 अगस्त को पीडब्ल्यूडी विभाग ने मस्जिद कमेटी से खुद अवैध निर्माण ढहाने को कहा था, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो प्रशासन को ये तरीका अपनाना पड़ा। प्रशासन ने देर रात ही 10 थानों की फोर्स, एक कंपनी बीएससी, एक कंपनी आरआरएफ, 5 डीएसपी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर तैनात कर दिया था। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन प्रशासन ने सुनवाई से पहले ही मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहा दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर आरएसएस समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किए। हरिद्वार में बांग्लादेश के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली, जिसका समापन हर की पौड़ी पर हुआ। सरकार को राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए और मैं तो कहता हूं कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। लखनऊ में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजधानी रांची में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मुंबई के भिवंडी में बांग्लादेश को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा और जमकर प्रदर्शन किया। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ही हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अब बांग्लादेश के खिलाफ पूरी दुनिया भर में आवाज उठने लगी है।
बेंगलुरु से आई एक ऐसी खबर जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था पर लगा दिया है बड़ा सवालिया निशान। बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम अतुल सुभाष था, जो एक नामी कंपनी में डीजीएम के पद पर तैनात थे। सुभाष और उसकी पत्नी के रिश्ते में लंबे समय से तनाव था। पत्नी के साथ मतभेद और मानसिक तनाव के चलते अतुल ने खुदकुशी का रास्ता चुना, लेकिन जान देने से पहले अतुल सुभाष ने अपने घर के दरवाजे की एक तख्ती पर लिख दिया, न्याय मिलना चाहिए। अतुल के करीबियों और परिवार के मुताबिक पत्नी ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न के 9 मामले दर्ज करवा दिए थे और 2 साल से अदालत के चक्कर लगाते लगाते जब अतुल को इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने जान दे दी। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इस हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा, मूसेवाला और गोगा मेडी के हत्यारे बंद हैं। फिलहाल जेल में 200 से ज्यादा हार्डकोर अपराधी बंद हैं। सुबह सफाई करते वक्त सफाई कर्मी को कैंपस के एक कोने में ड्रोन पड़ा मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच बैठा दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी के एमएलसी योगेश टिळेकर के मामा सतीश वाघ की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस छानबीन में जुटी। सतीश वाघ कैंट एरिया में रहते थे और मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें अपहरणकर्ताओं की गाड़ी दिख रही है। पुणे पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें और क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगाई हैं। बीजेपी एमएलसी के मामा की अपहरण करके हत्या किसने की और इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर फिलहाल पुणे पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 50,000 के नामी गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। ये गिरोह मैनपुरी, कन्नौज और एटा से आकर जिले में लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सूरजपुर नहर के पास नाकाबंदी की और बदमाशों को पकड़ लिया। एनकाउंटर के दौरान कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप सिंह के पैर में गोली लगी है। आरोपी पर गैंगस्टर के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की है। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे मासूम को अब तक नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ लगातार चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 साल की उम्र का बच्चा जिसका नाम आर्यन है, खेलने के दौरान 100 फीट नीचे बोरवेल में जा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच कैमरे में बच्चे की कोई हलचल भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। माँ बाप किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। पाइलिंग मशीन से खुदाई लगातार जारी है। प्रशासन को उम्मीद है कि बच्चे को जल्दी निकाल लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस प्रकार के हादसों पर लगाम कब तक लग पाएगी। कनाडा के बेलगावी में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंचमशाली लिंगायत समुदाय के लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की कर रहे हैं मांग। आंदोलन उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारी विधानसभा भवन की तरफ कूच करने लगे। बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश हुई। इस बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इधर बीजेपी का कहना है कि पंचमशाली लिंगायत को उनकी पार्टी का पूरा समर्थन है। पंचमशाली समुदाय के लोग पिछले 3 साल से आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि संविधान के मुताबिक ही इस मांग पर विचार किया जाएगा। यूपी के जौनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नाम के साथ दुबे, पांडे, तिवारी टाइटल लगाने की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। इनका मानना है कि इनके पुरखे ब्राह्मण हुआ करते थे। शादी के कार्ड को ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि नौशाद नाम के इस शख्स ने अपने सरनेम के पीछे दुबे लगाया है और यही वजह है कि यूपी का ये डेहरी गांव अब सुर्खियां बटोर रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि उनके पुरखे ब्राह्मण हुआ करते थे, इसलिए और उन्हें इस बात का गर्व भी है। डेहरी गांव के लगभग 25 लोगों ने अपने नाम के साथ दुबे, तिवारी, शांडिल लगाना शुरू कर दिया है। महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निषाद राज क्रूज पर होंगे सवार।
प्रधानमंत्री मोदी जिस निषाद राज क्रूज पर सवार होंगे वो देश के हाईटेक क्रूज में एक है। इस क्रूज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ 1.5 मीटर पानी में चल सकता है। ये बैटरी और जनरेटर दोनों से चलता है। हालांकि महाकुंभ मेले के मद्देनजर इसे सिर्फ बैटरी से ही चलाया जाएगा ताकि प्रदूषण न फैले। कुंभ खत्म होने तक श्रद्धालु भी इस क्रूज का आनंद ले सकेंगे। क्रूज की केबिन के चारों तरफ ब्लैक शीशा लगा हुआ है, जिससे कोच के अंदर मौजूद लोग बाहर का नजारा तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर की तस्वीर नजर नहीं आएगी। अपनी बात से पलटे धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग, वीडियो जारी कर मांगी माफी। तो आप सभी से निवेदन है। इससे पहले एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने कहा था कि वो अपने भाई से अलग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 2 मिनट के वीडियो में उन्होंने अपने पिछले कुछ कामों का जिक्र करते हुए माफी भी मांगी थी। पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब एक और वीडियो जारी कर शालिग्राम ने वीडियो को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है और सभी सनातनी हिंदुओं साधु संतों से क्षमा मांगने का वीडियो था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। आप उस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन न करें। शालिग्राम गर्ग हमेशा अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और उनके ऊपर कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं। पटना से आरा, छपरा और नॉर्थ से साउथ बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर करीब 30 किलोमीटर का लंबा जाम है और इस जाम से रोजाना लगभग 25 लाख की आबादी परेशान है। आसमान से ली गई इस तस्वीर में जहां तक नजर जाएगी आपको खड़े ट्रक नजर आएंगे। पटना और आरा के बीच भोजपुर में कोइलवर पुल की ये तस्वीर है। वैसे तो इस सड़क पर जाम हमेशा रहता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से पटना से भारी संख्या में ट्रकों का आना बड़ा कारण है। इसके बाद नो एंट्री सुबह 6 बजे से लग जाती है, लिहाजा छपरा शहर के रास्ते जिन ट्रकों को जाना है वो शहर के पहले ही रोक दिए जाते हैं। दूसरी वजह है पटना से छपरा जाने वाला स्टेट हाईवे का जगह जगह टूटना, जिसका रिपेयर चल रहा है। नतीजा, जाम खुलवाने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में ट्रैफिक जाम की वजह से हर दिन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने बस को मारी टक्कर। बस हवा में उछलने के बाद पलटी, कई जख्मी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सहम गया, क्योंकि हाईवे पर टर्न ले रही बस को तेज रफ्तार कंटेनर ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उछल गई, जिसके बाद बस पलट गई और घिसटती हुई रोड लाइट के पोल से टकरा गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क से गुजर रहा युवक बस के नीचे दब गया। इस सड़क हादसे में 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। सीरिया पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, 250 जगहों पर की एयर स्ट्राइक। बशर अल असद के देश भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि उनकी सेना दमिश्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहुंच चुकी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला सीरिया पर किया है, जिसमें सीरिया के 3 एयरबेस और कई सामरिक अड्डे तबाह हो गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।